हो क्या रहा है, ये ब्लॉक है बड़ा वाला जो कि रेस्ट पे है और इसके बगल में एक बुलेट है जो v वेलोसिटी से आ रहा है, टक्कर मारा, टक्कर मार के फाड़ के बाहर निकल गया। और उसके बाद से ब्लॉक तो यहाँ से ब्लॉक तो लिफ्ट कर गया लेकिन बुलेट अपने रास्ते में है। h निकालने अपने को आता है। अब यहाँ से यहाँ क्या लगाओगे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में सिर्फ बात किसकी होगी, यहाँ बात होगी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। सोचो, और क्योंकि इस जगह से इस जगह हाइट में चेंज आया है, किसकी हाइट में चेंज आया है, सिर्फ ब्लॉक के हाइट में चेंज आया है। बुलेट तो अपने रास्ते में चला गया तो बुलेट को नहीं सोचना है, चलो पहले यही बात कर लेते हैं। अब सोचना, पहले ब्लॉक यहाँ था, यहाँ से ऊंचा चला गया, ब्लॉक नीचे से ऊंचा जाना, ब्लॉक का नीचे से ऊंचा जाना, ब्लॉक का नीचे से ऊंचा जाने का मतलब यहाँ पे ब्लॉक के पास कुछ न कुछ वेलोसिटी रही होगी झटका खाने के बाद। माना इस ब्लॉक को वेलोसिटी मिल गई v1, इस ब्लॉक को जो v1 वेलोसिटी मिल गई, इससे ब्लॉक को मिली काइनेटिक एनर्जी। मैं सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो ब्लॉक की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पूरी की पूरी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। अच्छा, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1² बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh, बात ऐसे बन जाएगी, mgh ऐसे बात बन जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, अच्छा, रही बात अब यहाँ से बुलेट के बारे में। बुलेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बुलेट तो यहाँ से m था। अच्छा, क्या बुलेट की वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा तो पड़ना चाहिए, टकराएगा तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। माना यहाँ v वेलोसिटी से है, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जरूर चेंज होगी कुछ ना कुछ। जब तुम मान लो किसी को धक्का दे के भागोगे, तुम्हारे पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा। तो एक सवाल है, उसको करा दूंगा मैं, लेकिन अभी ज़रा अच्छा इसको सोचो। यहाँ पे तुम लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब क्योंकि टक्कर से ठीक पहले और ठीक बाद की स्थिति ये है, टक्कर से ठीक पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मास पहले बुलेट का लिख रहा हूँ, तो मास बुलेट का वेलोसिटी बुलेट की, मास ब्लॉक का वेलोसिटी ब्लॉक के लिए, ये इवेंट से पहले की स्थिति है। बाद की स्थिति, पहले बुलेट लिख रहा हूँ, बुलेट देखना, मास बुलेट का m और उसकी वेलोसिटी v2 है, प्लस इस ब्लॉक का मास m है और इसकी वेलोसिटी v1 है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डाटा रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल कंडीशन यही है, मतलब ब्लॉक गया, उससे टकराया तो क्या क्या इफेक्ट आया। तो जो बुलेट है, बुलेट में इफेक्ट तो आया, बुलेट की वेलोसिटी पहले v थी, बाद में क्या हो गई v1। एक तो सवाल ये है। दूसरा पूछ रहा है हाइट में चेंज किसका हुआ, तो हाइट में चेंज सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक का हुआ है। यहाँ से यहाँ के इंसिडेंट में सिर्फ हाइट में चेंज सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक का हुआ है। इसीलिए तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक की कंडीशन सोचे हो, ब्लॉक को आराम से सोच के निकाल सकते हो। सही है क्या? ऐसे बात बन जाती है। अगली कहानी होती है बॉम्ब ब्लास्ट होने की। तो बॉम्ब ब्लास्ट जब होता है वो कैसे होता है उसके ऊपर बात करनी है। बॉम्ब ब्लास्ट जो होता है वो उस समय जितने भी फोर्स काम कर रहे होते हैं सारे इंटरनल फोर्स काम कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। इसलिए बॉम्ब ब्लास्ट के केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आराम से अप्लाई हो जाता है और तुरंत काम बन जाता है। तो आप लिख लीजिए ओनली इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, ओनली इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इफ एक्सटर्नल एब्सेंट, इफ एक्सटर्नल एब्सेंट। फिर तीसरा पॉइंट लिख लो हेंस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम COLM इज एप्लीकेबल। 3 बातें और सारा का सारा सवाल इसी से बन जाएगा।
इसी से बन जाएगा। दो वैरायटी इसमें काम की है। जैसे सपोज पहला केस में बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो बॉम्ब है वो रेस्ट पे रखा हुआ है और फट गया। बॉम्ब रेस्ट पे रखा है और अचानक से फट गया। सोचो बॉम्ब रेस्ट में है, तो ये कोई बॉम्ब हमने ऐसे इस शेप का बना लिया जो रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने से मास इसका कुछ भी ले लो, अगर ये रेस्ट पे है तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, और चूंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई हो रहा है तो फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना पड़ेगा। तो अब जरा सुनना क्या होता है। मान लो बॉम्ब ऐसे ब्लास्ट हुआ कि इसके 2 टुकड़े बन गए, 2 टुकड़े बन गए। अब 2 टुकड़े हो गए, मास अलग अलग होगा दोनों टुकड़े का। मान लो एक टुकड़े का मास m1 है, दूसरे टुकड़े का मास m2 है। अब इनकी वेलोसिटी कुछ ऐसे जमेगी कि इनका फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब उसके लिए दोनों को पक्का अपोजिट चलना पड़ेगा। तो अगर एक को इधर चलाओगे तो दूसरे को पक्का ऐसे चलना पड़ेगा ताकि इनका फाइनल मोमेंटम 0 हो जाए। अब इसमें भी तुमको इनके फाइनल मोमेंटम को 0 करना पड़ेगा। ये बात बहुत छोटी है लेकिन काम आता है अभी से लेकर 12th तक। जब क्लास 12th वाले सेक्शन में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में डॉटर न्यूक्लियाई वो जो सेक्शन आता है वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई स्प्लिट होते हैं ना, तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो 2 तरह से यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। ये क्या है, ये बॉम्ब एक रेस्ट में था और क्वेश्चन कहेगा इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 फ्रेगमेंट्स। तो इस बात की पूरी गारंटी है कि दोनों टुकड़े अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और दोनों टुकड़े के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। वेलोसिटी, अच्छा तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v1 अगर इधर है तो इसकी वेलोसिटी v2 को पक्का उस तरफ होना पड़ेगा ताकि फाइनल मोमेंटम भी 0 हो जाए। ये कब की बात है, जब बॉम्ब के 2 टुकड़े हुए। एक सवाल आता है जब बॉम्ब के 3 टुकड़े हो जाते हैं। बॉम्ब के 3 टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से कहता है कि भैया 2 टुकड़ा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर गया, तो तीसरे टुकड़े की स्थिति क्या होगी, वो अगला केस होता है। तो अब इसको यहाँ छोड़ो, बॉम्ब ब्लास्ट का केस पढ़ रहे हैं। अब तुम लिखना केस नंबर 2, बॉम्ब ब्लास्ट का केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस 1 क्या था, बॉम्ब रेस्ट पे है, इसके 2 टुकड़े हो गए, बस इतना ही था। केस 2 में बॉम्ब एट रेस्ट explodes into 3 fragments, explodes into 3 fragments such that 2 fragments moves perpendicularly अब सुनना क्या हो रहा है। बॉम्ब था जिसका बड़ा सा मास m था, बॉम्ब रेस्ट पे था इसके और इनिशियल मोमेंटम 0 था। क्वेश्चन ने कहा कि बॉम्ब के हुए तो 3 टुकड़े हैं लेकिन 2 टुकड़े एकदम से परपेंडिकुलर गए हैं। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v1 है और इसकी इधर v2 है, ऐसे चला गया है बॉम्ब। मन में एक बात क्लियर है कि मुझे नेट मोमेंटम यहाँ से 0 चाहिए। तो ज़रा सोचो नेट मोमेंटम 0 होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। अब 3 है तो सोचना इधर इनका ये मोमेंटम नंबर p2, ये m2 v2 से मोमेंटम नंबर p2 बना, p2 वेक्टर है। इस m1 v1 से मोमेंटम नंबर p1 बना। अब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर इधर, तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ होगा। सोचो यानी कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इन दोनों का p नेट होगा, दोनों का। इसका मतलब तीसरा अगर ठीक उल्टा आ जाए, तीसरा अगर टुकड़ा अगर इस लाइन पे चले, तीसरा टुकड़ा अगर इस लाइन पे चले और उस स्टाइल में चले कि जितना मोमेंटम ऊपर का है इस थर्ड वाले टुकड़े का भी मोमेंटम उतना ही हो जाए, तो ओवरऑल कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब ये 2 तो रहा ही नहीं, 2 का हमने 1 बना लिया और तीसरे को इसके इक्वल एंड अपोजिट कर दिया, कैंसिल हो गया, नेट मोमेंटम 0। ये बात मन में सेट होनी चाहिए कि तीसरा टुकड़ा माना m3 है, वेलोसिटी v3 है, तो पक्का इनके रिजल्टेंट के ठीक अपोजिट चलेगा।
ये कॉन्सेप्ट होता है कब, जब बॉम्ब के 2 टुकड़े हुए और दोनों टुकड़े इस स्टाइल में चले गए। ये बात एक न्यूमेरिकल से बेहतर समझ में आती है तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सवाल समझा दूँ, बॉम्ब था जिसका वजन था 6 kg, उसको वो रेस्ट पे था और रेस्ट पे से वो एक्सप्लोड हुआ 3 टुकड़े, 1 kg, 1 kg और 4 kg का। दोनों 1 kg वाले परपेंडिकुलर चले हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछ रहा है कि तीसरे पार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, और जब तुम ये निकाल लोगे फिर पूछता है कि सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। 2 सवाल है यहाँ। सही है। अब देखो इसमें क्या है मामला। इतना तो पक्का है कि अगर 2 टुकड़े परपेंडिकुलर जाते हैं तो पहले मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। 2 टुकड़े परपेंडिकुलर जाते हैं तो इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहला टुकड़ा ये 1 kg का टुकड़ा है और क्वेश्चन कह रहा है कि ये चला है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है भाई, ऊपर वाला टुकड़ा ये भी है 1 kg का और ये भी चला है 10 मीटर पर सेकेंड से, दोनों परपेंडिकुलर हैं। बढ़िया बात। सबसे पहले तो मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा। ये मैंने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। रिजल्टेंट कितना होगा इसका? 10√2। अब ये हमने यहाँ से माना ये P1 वेक्टर है और माना ऊपर वाला P2 वेक्टर है, तो ये तुमने इन दोनों का P नेट निकाल लिया। अब तीसरे टुकड़े के चलने का स्टाइल ठीक इसके अपोजिट होना चाहिए। तो थर्ड टुकड़ा कुछ ऐसा चलेगा, तभी ये इनका रिजल्टेंट और ये दोनों कैंसिल होंगे। नेट जो मोमेंटम है 0 बचेगा, क्योंकि शुरुआत के समय में रेस्ट पे था, मोमेंटम 0। बढ़िया बात है। तो इसको मैं लिख देता हूँ तीसरा टुकड़ा जिसका वजन है 4 kg और इसकी वेलोसिटी माना हमने मान लिया कुछ v मान लो, चलो v मान लो। अब बात बहुत सिंपल है कि भैया P इनिशियल जो भी था मुझे P फाइनल चाहिए। P इनिशियल 0 था तो P इनिशियल 0 था तो P फाइनल भी 0 चाहिए। चलो ठीक है भाई, उसके लिए P नेट ऊपर कितना था 10√2, इसका मतलब इसको भी उतना ही होना पड़ेगा। तो V इंटू 4 से ये जाएगा 2.5 टाइम्स, है ना। तो 4 से ये जाएगा 2.5 टाइम्स, तो ये आएगा 2.5√2। 2.5√2। इसका मतलब ये है कि तीसरे टुकड़े का चलने का स्टाइल इस कोऑर्डिनेट में होगा और ऐसे होगा। सही है क्या? अब इस तरह के सवाल में मान लो, जैसे मैं टेस्ट में दूंगा, अभी तुमने ये निकाल लिया, टेस्ट में मैं पूछूंगा तीसरे टुकड़े का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तीसरे टुकड़े का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब तीसरे टुकड़े का चलो डायरेक्शन पूछ दिया, आई कैप जे कैप वाले स्टाइल में निकाल सकते हो, वो पूछूंगा मैं। तो आपको उसके लिए बेसिक में जाना पड़ेगा कि ये भैया इनिशियल ऐसा, ये फाइनल, तो रिजल्टेंट का फिर उसके अकॉर्डिंग इतना होगा, तो ये पूछूंगा टेस्ट में, तो वहाँ पे बेसिक में जाना पड़ेगा, बेसिक वाले स्टाइल से। खैर, अभी जो बात यहाँ से उठ के आती है कि अब चलो ये हो गया, अब हमसे क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब जब भी कोलिजन वाले केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा जाए तो हमेशा एक एक को अलग अलग लिख के जोड़ना है। एक एक को अलग अलग लिख के जोड़ना है। एक एक को अलग अलग लिख के जोड़ने का मतलब क्या है कि पहला टुकड़ा हाफ, पहले का मास 1 और इसकी वेलोसिटी 10, ये दे रखा था। दूसरा टुकड़ा प्लस कर देना, दूसरा टुकड़ा हाफ 1 और ये 10 का स्क्वायर 2, ख़त्म। तीसरा हाफ मास 4, वेलोसिटी अभी आई है 2.5√2 इसका स्क्वायर। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं? क्या ढूंढ रही हो? सही है, यही इसकी कहानी है। इस तरह से सवाल इसमें बनते हैं।
तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में सवाल ऐसे बनता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन में जब भी क्वेश्चन करो तो ये देखो कि एक्सप्लोजन जब हो रहा था उस समय का इसका मोमेंटम कितना था, क्योंकि हमको इवेंट से ठीक पहले और ठीक बाद के सिचुएशन को सोचना पड़ता है, ठीक पहले और ठीक बाद। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे कि बॉम्ब है जिसका वजन 1 kg था और अभी ये पहले तो रेस्ट में फट रहा था, अभी ऐसा नहीं है, ये नीचे से ऊपर गया है 100 मीटर पर सेकेंड से तुमने उसको फेंका है और 5 सेकेंड के बाद फटा। 5 सेकेंड के बाद अगर बॉम्ब फटता है उसके कह रहे 2 टुकड़े बन गए, पहला 400 ग्राम तो दूसरा तो 600 ग्राम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला 400 ग्राम का है तो ये तो 600 ग्राम का ही होगा, कोई समस्या नहीं। अच्छा, पहले वाले की वेलोसिटी कह रहा है 25 मीटर पर सेकेंड है लेकिन डाउनवर्ड है, तो दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन इतना ही है, डायग्राम से ही बात समझ में आएगी। मान लो हम ग्राउंड पे थे, ये मेरा बॉम्ब, और इस बॉम्ब की जब बात करोगे तो इस बॉम्ब का जो मास है वो 1 kg है, ये 1 kg का बॉम्ब है। ये यहाँ से ऊपर गया, तुमने जाने का मौका इसको दिया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद बॉम्ब यहाँ पे पहुँचा है और इस जगह पे जाके बॉम्ब फटा है। पापा बॉम्ब फटा, मूवी देखी तुम लोगों ने संजय मिश्रा की? वो शायद इसका नाम है अपना सपना मणि मणि। उसमें वो बॉम्ब बनाने में डिप्लोमा करता है, ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स तो बॉम्ब बनाता है। तो और जो विलन रहता है ना उसमें, जो उसका बॉस रहता है, उसको शौक होता है कि सबको उससे वो पापा बुलवाए, तो वो उससे पूछता है पापा बॉम्ब फटा तो ये है इसकी कहानी। अब देखिए बॉम्ब यहाँ पे फटा है तो अपने को तो इससे मतलब ही नहीं है, बॉम्ब यहाँ पे फटा है तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ जस्ट बिफोर कोलिजन, इवेंट से ठीक पहले और इवेंट के ठीक बाद। जस्ट बिफोर ब्लास्ट कह लो, जस्ट बिफोर इवेंट लिख लो, जैसा तुमको सूट हो रहा है। जस्ट बिफोर इवेंट। बॉम्ब कैसे फटा? तो इसके बने हैं 2 टुकड़े, एक टुकड़ा, अब बताना बॉम्ब यहाँ पे फटा है, फटते समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी ये पता तो चले, ये पता चले। काइनेमेटिक्स लगेगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में लगेगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स लगा के उस इंस्टेंट की वेलोसिटी पहले निकाल लें तभी मज़ा आएगा। और वहाँ पे जाके बॉम्ब फटा है, ये है कहानी। 100 से तो तुमने फेंका था, वहाँ पे जाके बॉम्ब फटा। अरे इतना तो श्योर है, 100 से फेंक रहा हूँ इसको, ये मैं 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूँ, 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कमती जाएगी। तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे कितनी होगी? कहीं पे कर देता हूँ सॉल्व, यहाँ कर देता हूँ। देख v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाओगे, माना ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, v चाहिए, u 100 है, प्लस a नहीं g होता है नीचे -10, और ये कितना 5, तो कितना आ गया ये 50 कहाँ? ऊपर की तरफ। सोच, पॉजिटिव आया ना, हमने ऊपर को पॉजिटिव लिया, बात समझे ना? इसका मतलब जब ये बॉम्ब फट रहा था तब इसका मन ऊपर जाने का था 50 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी की टेंडेंसी यहाँ पे v j कैप होगी ऊपर की तरफ। अब हमको इससे क्या मतलब है? अब इसका काम ख़त्म, अब सारा फोकस इस पे है, अब सारा फोकस इस पे है। अब क्वेश्चन कह रहा है भैया इसके बन गए 2 टुकड़े और एक टुकड़ा 600 ग्राम का नीचे आया है, मतलब ये नहीं 400 ग्राम का नीचे आया है। ठीक है भैया, 2 टुकड़े बना देते हैं। पहला टुकड़ा मान लो 400 ग्राम का है, ठीक है, 0.4 kg लिख देता हूँ। ये कह रहा है नीचे आया, कितने से आया? 25 मीटर पर सेकेंड से। ले भैया 25 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा टुकड़ा कहाँ गया अपने को पता नहीं, हमने अपने मन से अंदाजे से मान लिया ऊपर गया। भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आंसर निगेटिव आएगा, और क्या। हमने मान लिया v ऊपर गया है, ये हमने एज्यूम कर लिया, लेट ये हटा दो। अच्छा, इसका वजन कितना है? तो 0.6 kg। ये जो सिचुएशन तुम यहाँ लिख रहे हो ये हो गया तुम्हारा जस्ट
आफ्टर द इवेंट, इवेंट से ठीक बाद की कहानी, दो टुकड़े ऐसे चले, दो टुकड़े ऐसे चले। अब कुछ नहीं, अब तो सॉल्यूशन है, अब लगा दो यहाँ पे मैथ्स। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम यहाँ लगाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले तो बात यह है कि ये लगता कब है? जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो। लेकिन ये तो बम हवा में है, हवा में mg तो लग रहा है, mg इज फोर्स ऑफ कोर्स, और जो फोर्स एक्सेलरेशन को डिस्टर्ब करता है ना mg। तो अब अगर mg है मतलब mg एक्सटर्नल फोर्स है, तब तुमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया कैसे? ये सवाल मन में आता है तुमको? ठीक है, लगा दूँ आंसर आ जाएगा, लेकिन बात सवाल है क्यों लगाया? तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट या तो गलत है। लॉजिक ये है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ये mg एक्सटर्नल है वे लगा भी, लेकिन ये इतने कम समय के लिए लगा। बॉम्ब फटता है तो थोड़ी आज बॉम्ब में आग लगा दिया, वो दिवाली का रॉकेट थोड़ी है कि थोड़ा सा उसको छील दो। बॉम्ब होता था ना, उसको थोड़ा आगे से उसका धागा ऐसे कागज़ हटा देते थे, फिर धागे में आग लगाते थे, फिर देखते रहते थे, फिर वो फुसफुस होता था ना, फिर वो आराम से जाके फटता था। वो वाला केस नहीं है, यहाँ तो फटा तुरंत। हमको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब लगाते हैं इवेंट से ठीक पहले और ठीक बाद, इतने कम समय में mg कोई बहुत ज़्यादा चेंज जनरेट ही नहीं कर पाएगा। तो टाइम बहुत कम देते हैं हम, टाइम कम नहीं, खूब कम। इतने कम समय में mg के होने से भी बहुत अच्छा खासा चेंज इसमें आया नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें चेंज देखने को नहीं मिला। इसीलिए mg के होने के बावजूद, बात समझना, सवाल यहाँ से स्टेटमेंट का आएगा पीक वाला। mg एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि हवा में है ना। इससे पहले चलो बम यहाँ रखा हुआ था, बढ़िया है, mg नॉर्मल बैलेंस थे, टेबल पे रखा था बम, अभी बम हवा में फट रहा है तो mg लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन चूंकि बहुत कम समय के लिए है, तब भी उसका इफेक्ट यहाँ उतना पड़ा नहीं, इसलिए हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लिया। कारण पहला ये है, कारण है mg इंटरनल फोर्स अगर होता तो न्यूटन बाबा उसको पढ़ाते ही नहीं। न्यूटन में कोई भी इंटरनल फोर्स हम पढ़ते नहीं है। इंटरनल फोर्स सही मायने में फोर्स इंटरनल या एक्सटर्नल जो बोला जाता है ना, वो डिपेंड किया करते हैं कि तुम कैसे सोच रहे हो। एक मिनट होल्ड करो और मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका मास 2 kg, 3 kg, और ये मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखना 10 न्यूटन। सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ, जल्दी बताओ ना, इसमें क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मैंने पूछा तो तुमने क्या लिखा? एफ नेट अपॉन मास टोटल। सोचो, पूरा लिख रहा हूँ। एफ नेट तुमने 10 सोचा, मास टोटल 2 और 3 सोचा। अब इस 10 को 5 से डिवाइड किया, तब तुम्हारा आंसर 2 आया। तुमने तो झट से बोल दिया 1 सेकंड में 2, लेकिन तुमने बीच का टेंशन सोचा क्या? नहीं सोचा। तो अभी जो तुमने झट से 2 बोला, तो बीच का टेंशन कैसा हो गया? इंटरनल जैसा। तो अभी टेंशन, अभी तुमने टेंशन को इंटरनल मान लिया। यहाँ पे एफ नेट बोला, तुरंत न्यूटन ने कहा कि मैं तो एफ नेट का मतलब ही एफ एक्सटर्नल कहता हूँ। तो तुमने अपने आप, तुमने सोचा नहीं, लेकिन तुमने टेंशन को क्या बना दिया? इंटरनल। अगला स्टेप, अगला स्टेप इसी का अगला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी पे ध्यान मत देना, मिटा भी नहीं सकते उसको, काम है उसका। अब बॉडी का FBD बनाओ, बॉडी को यहाँ से काट के अलग कर लो, बॉडी का FBD बनाओ। बॉडी का FBD ये 2 kg, यहाँ लगाओगे टेंशन, इधर इसका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बॉडी टेबल पे रखा है। अब लगाओ न्यूटन्स लॉ, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें? T बराबर 2 × 2 कितना आ गया? 4। अभी यहाँ पे तुमने सही में क्या लगाया? F बराबर ma लगाया। सही में F होता है F एक्सटर्नल। अभी टेंशन क्या हो गया? एक्सटर्नल। मतलब एक ही क्वेश्चन में टेंशन इंटरनल भी हो गया और एक्सटर्नल भी हो गया। वो डिपेंड किया हम सोच कैसे रहें। तो ऐसा कोई बोले कि इंटरनल फोर्स का 5 एग्जाम्पल दो, तुम बोलना तुम पागल हो, ऐसे एग्जाम्पल ही नहीं होते।
फिर उसको ये समझाना, देख एक ही फोर्स कभी इंटरनल कभी एक्सटर्नल बन सकता है, समझ गए? हाँ, तो ऐसा नहीं कि mg इंटरनल mg एक्सटर्नल, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी फोर्स इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे भी बॉडी गई, इस पर mg लग रहा है, इंटरनल कहाँ से लग रहा है? सिस्टम पे लग रहा है, नीचे आ रहा है ये। अगर इंटरनल होता, अगर mg इंटरनल होता तो जो फोर्स इंटरनल होता है वो कभी एक्सलेशन नहीं देता, क्योंकि F बराबर ma होना है ना। ये इंटरनल होगा तो एक्सलेशन देगा ही नहीं। मतलब अगर mg इंटरनल होता तो जहाँ रखते वहीं होता, एक्सलेशन नहीं दे सकता वो फिर। खैर चलिए, अब बात यहाँ ये होती है कि मैंने तुमको बताया कि mg के होने के बाद भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसलिए लग पाता है क्योंकि mg बहुत 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 कम समय के लिए लगता है जब बम हवा में फटता है। ठीक है भाई, अब सवाल वहीं पे है कि अब ये सॉल्व कैसे होगा। तो इतना तो तय हो गया कि लगना तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही है, और जस्ट बिफोर यहाँ है, जस्ट आफ्टर यहाँ है। अब जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम लिखो, जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम लिखो, आंसर पाओ, आंसर पाओ और मुझे भी बताओ कितना आया। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, कितना 100 आया। देखिए हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। बताओ बॉम्ब का मास कितना है? 1 kg। तो पहले इवेंट से ठीक पहले 1 × 50 मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। इवेंट के ठीक बाद भाई बॉम्ब के 2 टुकड़े हुए हैं तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। पहली बार लिख रहा हूँ, कोई कितना ग्राम है? ये रहा 4 ग्राम, नहीं 4 kg। हाँ 0.4 × 25 लिखूँ क्या ना? -25 लिखना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ -25, साइन का ध्यान रहे, साइन गड़बड़ करोगे मामला गड़बड़। इसलिए मैं तो मोमेंटम जब भी लिखवाता हूँ, बच्चे अगर छोटे होते हैं, छोटे मतलब थोड़े से कम समझने वाले, तो मैं कहता हूँ भैया मोमेंटम जब भी लिख आई कैप जे कैप के साथ लिख, तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखता वो? प्लस का जे कैप, यहाँ माइनस का जे कैप, तो अपने आप ऐसा हो जाता है। आप समझदार है, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ बोलना, यहाँ वजन तो 0.6 है, मैंने अपने मन से इसकी वेलोसिटी ऊपर मानी है। अगर ऊपर नहीं आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा हम करते के लिए आदि हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं। कितना? v, ख़त्म। अब बता दो यहाँ से v कितना? प्लस का 100 या माइनस का 100? प्लस का 100। इसका मतलब बॉम्ब फटने के बाद वो टुकड़ा कहाँ गया? ऊपर ही गया, 100 मीटर पर सेकेंड से। ऐसे बात सोचनी है, गलती पहली यहीं पे सोच लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर ले जाओ तब फट। ठीक है, तो बॉम्ब वाले सवाल, बाकी सवाल प्रैक्टिस में कर लेंगे। अभी आपको थोड़ा सिखाता हूँ स्प्रिंग का कमाल। लिखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हमारा टारगेट है अभी मोशन डिस्कस करना, डिस्कशन ऑफ मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डिस्कशन ऑफ मोशन कि कैसे कैसे भाई यहाँ पे मोशन होगा, ये बात अपने को समझनी है। मोशन डिस्कस करना है तो क्या होगा समझिएगा ध्यान से। हमारे पास 2 ब्लॉक है, दोनों को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, दोनों ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये ब्लॉक नंबर 1 और ये ब्लॉक नंबर 2 बीच में किसी स्प्रिंग से कनेक्ट किया। अब इसमें मान लो पहले वाले को कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी और दूसरे वाले को रेस्ट पे छोड़ दिया। मान लो पहले वाले को ये, इसको इधर वेलोसिटी दे दो 30 मीटर पर सेकेंड और इसको छोड़ दो रेस्ट पे। ये कहानी है, एक को वेलोसिटी दे दी 30 मीटर पर सेकेंड, इसको छोड़ दिया रेस्ट पे। पहले वाले का मास 3 kg, इसका मास 3 kg और इसका मास मान लीजिए 2 kg। ऐसे लिख रहे हैं, ये बॉडी 2 है और ये बॉडी 1 है। अभी तक की कहानी क्या है? हमारे पास 2 ब्लॉक हैं 3 kg 2 kg की, इसको स्प्रिंग से जोड़ा, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है। पहले वाले की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले को रेस्ट पे रखा है और इस तरीके से मोशन की शुरुआत कर दी।
क्या क्या होगा इसमें ये सोच के बताओ। सबसे पहले ये वाला जो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा और बीच में स्प्रिंग है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये पहले तो ये ब्लॉक चलते चलते स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस करेगा। जब तक स्प्रिंग पूरा कंप्रेस नहीं होगा इसमें कोई हलचल नहीं होना है। समझ रहे हो क्या? स्प्रिंग कंप्रेस होते होते वहाँ पे हलचल शुरू होगी। मतलब कि जैसे ही ये आगे बढ़ेगा स्प्रिंग में क्या होगा? कंप्रेशन। तो स्टेप 1 तो ये है कि यहाँ पे स्प्रिंग में होना तो कंप्रेशन है। ये कंप्रेशन किस में हुआ? स्प्रिंग में। सिर्फ स्प्रिंग की कहानी समझो। स्प्रिंग को तुमने दबा दिया, भाई स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग खुलना चाहेगी, तो एक तरफ थोड़ी ना खुलेगी, स्प्रिंग दोनों तरफ खुलेगी। पहला कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग जो अपना स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो दोनों तरफ लगाएगी, इधर भी लगाएगी फोर्स और इधर भी लगाएगी फोर्स। एक एक कॉन्सेप्ट काम का है। पहला लिख लो, स्प्रिंग फोर्स दोनों तरफ लगेगा, ये काम की बात कि स्प्रिंग फोर्स दोनों तरफ, दोनों एंड पर लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड पे लगेगा। अच्छा, जिस एंड पे जो जुड़ा है उसको उसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो भाई इस वाले एंड पे कौन जुड़ा था? 3 kg वाला, 3 kg वाला जो इधर चल रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, इस एंड पे कौन जुड़ा था? ये 2 kg वाला जो पहले था रेस्ट पे था। अब समझदारी कहती है कि यार ये 30 से चल रहा था लेकिन उसको अपोज किया जा रहा है उधर से। मतलब सोचना, इसकी स्पीड समय के साथ कम होगी, मतलब इसमें होगा रिटार्डेशन। इसकी स्पीड कम होगी, इसमें होगा रिटार्डेशन, और इसकी स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब इसमें होगा एक्सीलरेशन, इसमें होगा एक्सीलरेशन। ये तो गजब बात हो गई। रिटार्डेशन का मतलब समय के साथ स्पीड कम होना, इसकी स्पीड समय के साथ कम होती रहेगी 30, 20, 10, 5, और इसकी स्पीड समय के साथ बढ़ेगी 0, 5, 10, 15, 20। हो सकता है क्या बीच में कोई ऐसा समय आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी? आ सकता है। एक की घटते घटते 10 हो जाए और एक की बढ़ते बढ़ते 10 हो जाए, हो सकता है। करके देखते हैं वो समय कैसा होगा, करके देखते हैं। अब कुछ समय बाद माना इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इधर चल रहे हैं, ये भी इधर चल रहे हैं। एक अब बीच में स्प्रिंग। एक समय बाद माना ऐसे अंदाजे में चल रहे हैं, इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड घट के, और इसकी थोड़ा दूसरा चेंज करूं तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। मान लो इसको कर देता हूं 15 कर दूं क्या? इसको कर देता हूं 15 मीटर पर सेकेंड और इसको बढ़ा के कर देता हूं 15 मीटर पर सेकेंड। मेरा कंसर्न क्या है समझिएगा। इसका नाम है बॉडी नंबर कितना है? 3 kg वाला। ये 3 kg वाला है, ये 3 kg वाला है और ये 2 kg वाला है। ये डाटा रैंडम है, ये सही नहीं है, ये हमने रैंडम लिया है। बाद में सोचना ये कैसे, अंदाज में लिया है। अब जरा सोचना, अब मैं तुम्हारे मन में एक बात डालता हूँ। इसकी स्पीड 30 से 20 के बाद 15, घट के 15। इसकी 0 के बाद 10, 10 के बाद 15, इसकी बढ़ के 15। एक समय और आएगा। अभी क्या हो रहा था स्प्रिंग में? कंप्रेशन। स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ इसके बाद कंप्रेशन बंद हो जाएगा, इसके बाद कंप्रेशन बंद हो जाएगा। अभी तक तो कंप्रेशन था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी तक स्प्रिंग में जो हो रहा था वो तो था भैया कंप्रेशन। अब मैं तुमको कह रहा हूँ कंप्रेशन बंद हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात तुमसे कह रहा हूँ कि भाई जब दोनों की स्पीड बराबर होगी तो ये होगा मैक्सिमम कंप्रेशन। पहले तो तुम इतनी बात लिख लो, फिर मैं आता हूँ इस पे, मैंने तुमसे 2 बात कही। पहली बात कि भाई अभी तक हो रहा था कंप्रेशन, तुम एग्री कर रहे हो। फिर मैंने एक भयानक बात कह दी कि अब इसके बाद कंप्रेशन ही बंद हो जाएगा और ये समय मैक्सिमम कंप्रेशन का है।
अब इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, इसको सोचिए। लिख लिया क्या? यहाँ लिख देना घट घट के 15, यहाँ लिखना बढ़ बढ़ के 15। अब सुनना, अरे अब तो बोलने दो, अब सुनो। अब देखो ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, इसके बाद कंप्रेशन नहीं होगा। सोचो कैसे, कोई सोच पाया? हाँ, ये 0 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद ये 20 हो सकता है। मान लो अगली कहानी नीचे वाला ब्लॉक बढ़ ही रहा है बेचारा लगातार, एक समय आएगा इसकी स्पीड हो जाए 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये इधर खींचना शुरू उसके तरफ। अब इसकी स्पीड बेचारे की कम हो रही है, इसकी 15 से हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। इस 3 kg वाले की बीच में स्प्रिंग आ जाए, ईमानदारी से बचाओ, खींचेगा कौन? स्प्रिंग को आगे तरफ खींच लेगा ये, है ना, ये स्प्रिंग को खींच लेगा आगे। मतलब अब स्प्रिंग में पहली बात कंप्रेशन खत्म हो गया, अब स्प्रिंग में हो रहा है इलोंगेशन। तो सोचो स्प्रिंग में कंप्रेशन, भाई पहले बढ़ते सबसे ज़्यादा कंप्रेशन यहीं पे हुआ होगा कि नहीं? यही बात फील करने की है कि क्या कॉन्सेप्ट आया। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन जब होता है तो दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम हो जाती है। At the time of maximum compression, speed of both block remains same. At the time of maximum compression, speed of both block remains same. Or you can say both block moves with same velocity. Both blocks move with same velocity. जिसको जो लिखना है लिखे, मेन फंडा तो यही है। दोनों की स्पीड जब बराबर होती है, डायग्राम देख रहे हो, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, सही है क्या? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल एकदम से पहचाने की है। मान लो यही क्वेश्चन दिया है, इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इसकी वेलोसिटी बता सकते हो कितनी होगी, कॉमन वेलोसिटी बता सकते हो कितनी होगी? इस क्वेश्चन के लिए 15 आ रहा है क्या? कैसे आया वो 15? वो तो मैंने लिखा है अंदाजे में, तुम तो सही में बताओ कितनी होगी। ये तो हमने अंदाजे में करा था, क्या सही में निकाल सकते हैं क्या? सही में निकाल के देखो कॉमन वेलोसिटी इसी डाटा से। देखो कॉमन वेलोसिटी निकालनी है अपने को। क्वेश्चन लैंग्वेज लिखा हूँ, लैंग्वेज लिखो तो, लैंग्वेज लिखो। फाइंड द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। ये क्वेश्चन है, और हमसे कहा है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन था उस समय वेलोसिटी ब्लॉक्स की कितनी होगी। जब मैक्सिमम कंप्रेशन था तो ब्लॉक्स की वेलोसिटी कितनी होगी, अपने को बताना है। वेलोसिटी फाइंड करने का स्टाइल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइएगा। तुरंत मन में बात आनी चाहिए कि जैसे ही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय दोनों ब्लॉक, बोथ ब्लॉक्स मूव विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, दोनों आगे की तरफ मानो जा रहे हैं ना। अब सेम वेलोसिटी, भैया इनिशियल यहाँ लिख रहा हूँ सिचुएशन, और भैया फाइनल यहाँ लिख रहा हूँ सिचुएशन, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। इनिशियल 2 ब्लॉक हैं, पहले ब्लॉक का मास मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर सोचोगे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, अरे भैया वो तो आपस का मामला है, हम तो सिस्टम के लिए लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम के लिए लग रहा है,
आपस में जो लग रहा है फोर्स, इनका तो आपसी मामला इंटरनल है, वो कैसे वहाँ टेंशन हो गया था इंटरनल। अब जरा देखो इनिशियल, पहले ब्लॉक का मास 3 है, वेलोसिटी 30 है, दूसरा ब्लॉक तो चल ही नहीं रहा, दूसरे ब्लॉक अच्छा ठीक है भाई, बाद में दोनों मानो सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं आगे की तरफ, तो पहला 3 आगे की तरफ चला v से, दूसरा 2 आगे की तरफ चला v से, हो गया। इधर से 5v, इधर कितना हो गया 90, 18, इसका मतलब v की वैल्यू आ गई 18 मीटर पर सेकेंड। ये कौन कर सकता है जिसको ये बात पता हो कि जब कंप्रेशन मैक्सिमम होता है तो स्पीड डायरेक्शन सहित इक्वल हो जाएगी। और दूसरी बात अपने को ये भी समझ में आनी चाहिए कि अब उसको हमने ड्राइव भी कर लिया था ना एक बार करके, क्यों उसको मैक्सिमम कंप्रेशन बोला, 18 आ गया। अब इसी में दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि क्या तुम मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू बता सकते हो। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, बस डाटा लिख देना, कैलकुलेशन पे नहीं जाना है अभी। टारगेट समझिएगा, आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू पूछा है। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ वो जो मैक्सिमम कंप्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब सोचो, एक जुगाड़ तो हमने खर्च कर लिया अपने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो दूसरा कौन है ना, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कम कम लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ। एक्स मैक्स निकालना हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा। वेलोसिटी निकालनी हो तो उस समय हमने हेल्प ले ली है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अच्छा चलो अब देखना, मेरे साथ साथ सुनो, क्या इसमें हाइट का चेंज हुआ है, नहीं। तो हाइट का चेंज नहीं हुआ तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी का एक नाटक होता है हाइट वाला, वो तो ख़त्म है इधर, उसका तो टेंशन ही नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं, नो नीड। क्या लिखोगे, नो नीड। क्यों नहीं भाई, पहले की हाइट बाद की हाइट लिख भी दोगे तो 0 ही 0 होना है, हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, चलो उसकी टेंशन खत्म। परंतु पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट वाली होती है क्या, अभी स्प्रिंग वाली आएगी, तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा आपके। अब देखो तो सही, हाँ कर सकते हैं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा तो ½ kx² होता है। इस क्वेश्चन को जरूर किया जा सकता है काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा के, है ना, जिसको तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इसको कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने क्या कहा था कि जब कंफर्म हो जाए कि फ्रिक्शन नहीं है तो सवाल को करना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, फास्ट होता है, उसी से करेंगे, उसको सीखेंगे क्या होगा। देखो पहले मैं एक एक करके लिखता हूँ। मैं पहले लिखना चाह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तुम मुझे बताना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सब ऊपर देखो कितनी बार लिखोगे, 2 बार, क्योंकि 2 ब्लॉक है। अच्छा, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी ½mv² 30 है, इसका स्क्वायर प्लस दूसरे की लिख रहा हूँ, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 0। शुरुआत में तुमने काइनेटिक एनर्जी का काम कर दिया। अब बताओ, अब मैं लिखने जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की इनिशियल कंडीशन में, बताओ कितनी लिखूँ, 0, क्योंकि शुरुआत के दिनों में तो मोशन अभी शुरू हो रहा है, शुरुआत के दिनों में स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं, अब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, यही तो कहानी है। अभी तो सब ठीक है, मोशन शुरू होगा। अब बाद की कहानी मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनली हम किसको बोल रहे हैं, जब क्वेश्चन ने कहा मैक्सिमम कंप्रेशन की तो मैं लिखूंगा पहले की लिख रहा हूँ, पहले की वेलोसिटी 3 और मास 3 और वेलोसिटी 18 का स्क्वायर, बोलो ये था ना। अब काइनेटिक एनर्जी दूसरे ब्लॉक की अब 2, अब ये 18, इसका स्क्वायर। अभी हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा है। अब बात यह है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या पोटेंशियल एनर्जी दोनों ब्लॉक का होगा या स्प्रिंग का होगा, बोले तो वो सिस्टम का होगा, तो तुम कहोगे अब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो क्या लिखा जाएगा, ½ kx नहीं, वही होगा
एक्स मैक्स का स्क्वायर। सोचो, अब बाकी सब पता है, एक्स मैक्स निकल जाएगा कि नहीं? तो लिखने आपको तरीके से अगर आ गया तो बात बन जाती है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब जब काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हर एक ब्लॉक का लिखूंगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम का लिखते हैं, सिस्टम का लिखते हैं। जब आप इसमें मेहनत करोगे तो आपका आंसर आएगा √1080/k। एक्स की वैल्यू आएगी √1080/k। घर पे देखना गुना करके, √1080/k। अब मान लो मुझे क्वेश्चन छोटा कराना होगा, k की वैल्यू 1 दे दूंगा तो √1080। सही है। ये है हमारे पास स्प्रिंग से रिलेटेड सवाल। इस बात को बार बार सुनना है, समझना है कि हाँ, एक तो कंप्रेशन अगर हो रहा था तो एक की स्पीड घटेगी और एक की स्पीड बढ़ेगी। कैसे था वो पूरा वहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब जाके इसके बाद आगे बढ़ेंगे।